अगर ये क्राइटेरिया आज ऐड किया गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में फाइनेंस भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्या उस समय गरीबी और अमीरी के बीच में गैप नहीं था क्या? ईडब्ल्यूएस क्या जो रिजर्वेशन लागू किया गया वो मेरे हिसाब से, जो मेरा नॉलेज कहता है, ये ओबीसी की जातीय जनगणना को काउंटर करने के लिए किया गया। आज आर्टिकल 19 है, हमें बोलने की आजादी है। अगर इसके अंदर एक नया क्राइटेरिया डाल दिया जाए कि आप आर्टिकल 19 के तहत आप सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते, क्या होगा? जो टॉपिक लगाया गया है उस टॉपिक को लेकर मैं कुछ 3 से 4 बातें ही आपके सामने रखना चाहता हूं। जब इस देश में संविधान बना तो संविधान इसीलिए बनाया गया कि हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, और रिप्रेजेंटेशन मिले इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन फिलहाल जो देश के अंदर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे ऑथराइज कर दिया गया, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का विरोध क्यों होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया आज ऐड किया गया कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में फाइनेंस भी एक क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्या उस समय गरीबी और अमीरी के बीच में गैप नहीं था क्या? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तभी भी ये परिस्थितियां थी, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जिनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे वो भी गरीब थे। अगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उस समय अगर ये क्राइटेरिया, अगर वो समाज, जिस समाज को प्रतिनिधित्व देना चाहते थे वो गरीब थे, तो उस समय संविधान निर्माताओं ने ये क्राइटेरिया डाला होता। लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं डाला, ये क्राइटेरिया ना डाला क्योंकि इसका जो बेस जो था वो सामाजिक पिछड़ापन जो था, उस सामाजिक पिछड़ापन के कारण इस व्यवस्था में उनको जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान के भरपाई के तौर पर ये रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू की गई। लेकिन इस देश में शासक जातियों के द्वारा ये बात चलाई गई कि रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, फाइनेंशियल बेस पे होना चाहिए। तो सवाल ये खड़ा होता है, देश में सबसे ज्यादा अमीर आदमी अगर कहा जाए, सबसे बड़ा आदमी अगर कहा जाए, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति सबसे बड़ा आदमी होता है। अगर फाइनेंशियल बेस पर अगर सब लोग समान होते तो इस देश के सबसे बड़े आदमी को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंस जो क्राइटेरिया है उससे भी बड़ा क्राइटेरिया सामाजिक पिछड़ापन का क्राइटेरिया है, और इस पिछड़ेपन को हटाने के लिए और रिप्रेजेंटेशन देने के लिए व्यवस्था की गई। अभी ये जो व्यवस्था की गई है क्यों की गई? ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन लागू किया गया वो मेरे हिसाब से, जो मेरा नॉलेज कहता है, ये ओबीसी की जातीय जनगणना को काउंटर करने के लिए किया गया। क्योंकि हर स्टेट के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में मराठा लोग हैं, गुजरात में पाटीदार है, राजस्थान में जाट लोग हैं, ये जब भी रिजर्वेशन के लिए मांग करते थे तब बहुजन समाज के जो आंदोलन के लोग थे वो ये कहते थे कि हम आपको भी आरक्षण देना चाहते हैं, आप अपनी जातीय आधार जनगणना कराओ और आप रिजर्वेशन लो। अब तक यही ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा इस आंदोलन को चलाया जाता था ताकि बहुजन लोगों को रिजर्वेशन के विरोध में इन लोगों को लड़ाया जाए। लेकिन जब ये बहुजन आंदोलन के द्वारा ये परिस्थितियां खड़ी की गई, उनको कहा गया कि आप भी अपनी जातीय जनगणना कराओ और आप अपना रिजर्वेशन लो, और बहुत सारे स्टेट के अंदर जब बहुजनों की सरकारें बनने लगी और इस बात को लागू होने लगा कि हाँ, जातीय जनगणना करवा कर जिन अपर लेयर ऑफ ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिला उन्हें रिजर्वेशन देना चाहिए, तब उन्हें पता चला कि हमने जो पैतरा ओबीसी के विरोध में खड़ा किया था यह कहीं ना कहीं हमारा ही पैर कुल्हाड़ी पर मारने वाला मामला खड़ा हो रहा है। तब क्या किया जाए? तो उन्होंने किया कि हमने फाइनेंस क्राइटेरिया पर हमने रिजर्वेशन लागू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे दो चीज हुई कि जो जातियां ओबीसी में नहीं है, वो जातियां रिजर्वेशन की मांग कर रही थी, वो अपनी जातीय जनगणना करवा कर रिजर्वेशन लेती तो उनको नुकसान होता, तो उनकी भी जातीय जनगणना रोकी गई। और ये जातीय जनगणना का जब मामला उठता था तब ओबीसी भी जातीय जनगणना का मामला उठाता था, ये भी रोक दिया गया। तो ये काम इन लोगों के द्वारा किया गया। मैं लास्ट में केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि क्या प्रॉब्लम होगा, हम एडवोकेट्स लोग हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं तब हम हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रेफरेंसिव केस होते हैं उसको लेकर हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। इससे क्या होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देकर बात खत्म करना चाहता हूं। किसी बेस को अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? आज आर्टिकल 19 है, हमें बोलने की आजादी है। अगर इसके अंदर एक नया क्राइटेरिया डाल दिया जाए कि आप आर्टिकल 19 के तहत आप सरकार के विरोध में नहीं बोल सकते, क्या होगा?
क्राइटेरिया ऐड करने से उसकी जो मूल भावना है उसको खत्म कर दिया जा सकता है। ये सिंपल चीज अगर आपको समझ में आती है कि अगर आर्टिकल 19 के अंदर ये चीज किया गया तो क्या होगा, इससे भी खतरनाक मामला जब फाइनेंस क्राइटेरिया ऐड कर दिया गया तो इससे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में लागू किया गया। इससे आने वाले समय में यह संभावनाएं होगी कि जो फंडामेंटल राइट संविधान में दिए हैं उसको भी ये लोग अमेंडमेंट्स करने के लिए यही केस को रेफरेंसिव लेकर ये लोग जो संविधान की मूल भावना है उसको खत्म करने का काम करेंगे। तो आप सभी से मैं केवल इतनी ही विनती करना चाहता हूं कि ऑल बार एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम लिया जा रहा है उसको देश भर में जाकर समझाइए, और जो एडवोकेट्स हैं वो एडवोकेट्स इस संगठन से जुड़िए।